हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप सभी लोगों के साथ में राजस्थान इतिहास की कुछ कक्षाएं लेकर के आ रहा हूं। और ये कक्षाएं कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है उस पर आधारित है। हमने इससे पहले कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन की किताब को पूरा कर लिया था। ये कक्षाएं उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट हैं जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो और अगर उसने आज तक राजस्थान जीके को नहीं पढ़ा है, उसे नहीं पता है कि राजस्थान जीके में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और जो आप बेसिक बुनियाद होती है वो अगर आप समझना चाहते हैं राजस्थान के बारे में, तो आपको ये राजस्थान अध्ययन की किताबें पढ़नी चाहिए। और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए 9, 10, 11, 12 की और इसके बाद में 6, 7, 8 की जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं वो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। और हम लोग जो है जोधपुर का इतिहास पढ़ रहे थे, यानी जोधपुर के राठौड़ों का जो इतिहास है, मारवाड़ के जो राठौड़ हैं उनके इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। और हमारे लास्ट राजा कौन से थे? तो लास्ट राजा थे राव जोधा, और राव जोधा ही जोधपुर को बसाते हैं। और आपको मैंने उदयपुर नगर के बारे में पूछा था और एक विद्यार्थी ने इसका आंसर भी कमेंट किया था। बहुत बढ़िया बात है कि आप लोग जो है मेरे साथ में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, क्योंकि जो पूछा जाता है अगर वो आप और डिटेल के साथ में कमेंट करते हैं तो आपको वो सभी चीजें याद हो जाती है। ठीक है, चलिए आज हम मारवाड़ के नए शासक और वो हैं राव मालदेव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। राव मालदेव का जो कार्यकाल है वो 1531 से लेकर 1562 तक रहता है, यानी 31 साल तक रहता है। 31 ईयर्स तक जो है राव मालदेव जो है मारवाड़ के शासक रहते हैं। तो देखिएगा, तो राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। तो ये एक पहला ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि राणा सांगा की ओर से भाग लेने वाले मारवाड़ के कौन से शासक थे? तो राव मालदेव। हालांकि वो उस समय पर जो है शासक नहीं थे मारवाड़ के। ठीक है, यद्यपि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक इनके पिता थे राव गंगा। ठीक है, ये उस समय मारवाड़ के शासक नहीं थे, मारवाड़ के राजकुमार के रूप में इन्होंने जो है राणा सांगा का सपोर्ट किया था। इन्होंने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान जो राणा विक्रमादित्य थे उनकी सहायता की थी। किसने की थी? तो राव मालदेव ने राणा विक्रमादित्य की सहायता करी थी जब 1532 में बहादुर शाह जो है आक्रमण करता है मेवाड़ पर, तब। ठीक है, फिर इसके 4 साल बाद यानी 1536 ईस्वी में राव मालदेव जो है वो जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री है उमादे से विवाह किया। ठीक है, तो 1536 में राव मालदेव ने जैसलमेर के शासक है राव लूणकरण, कौन है? राव लूणकरण, और राव लूणकरण की पुत्री है उमादे, उनसे ये विवाह करते हैं। और यही उमादे राव मालदेव की पत्नी ही फिर जो है बाद में इतिहास के अंदर रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। जो इतिहास में क्या है? रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि रूठी रानी का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका नाम है उमादे। ये जैसलमेर की राजकुमारी है। किसकी पुत्री है? तो राव लूणकरण की ये पुत्री थी। इनके पति का नाम क्या है? तो राव मालदेव, जो मारवाड़ के शासक हैं। ठीक है, इस घटना का कारण यह था कि इनको भाई ये जो रूठी रानी कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है? रूठी रानी कहने के पीछे कारण यह था कि मालदेव का सवसुर व उमादे का पिता जो कि है कौन? राव लूणकरण। ठीक है, तो मालदेव के ससुर और उमादे के पिता भाई लूणकरण जी हैं, वो मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। और इस बात की सूचना मालदेव की जो सास है उनको हो जाती है। तो मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी। ठीक है, इस बात की सूचना। फिर इस घटना के बाद मालदेव व उमादे के संबंध जो है इससे बिगड़ गए, क्योंकि अब
आपने यह सेम सीन किसके अंदर देखा होगा? तो यह सीन जो है इंडियन जो मूवी है उसके अंदर भी आप देखते हैं कि जो सनी देओल होता है वो उस हीरोइन के पिता को मार देता है, जो आपको पता होगा पुलिस में होते हैं। लेकिन फिर जो रानी, जो उसकी वाइफ होती है, जो हीरोइन है, वो गुस्सा होती है ना। फिर उसकी जो सास होती है सनी देओल की, यानी उसकी फिल्म के अंदर उस हीरोइन की माँ जो होती है वो समझाती है कि तुम्हारे पिता कितने खराब आदमी थे। वैसे यहाँ भी सीन बन रहा है कि जो पिता है, जो ससुर है, वो अपने जमाई को मारना चाहता है, लेकिन इस बात की भनक ना तो मालदेव को है, ना मालदेव की पत्नी को है, ठीक है, उमादेव को है। अब इस बात की सूचना लेकिन सास को थी और सास ने मालदेव यानी अपने जमाई को दे दी है। अब इससे क्या होगा कि जो मालदेव है वो तो अपने ससुर के प्रति क्या हो जाएगा भाई, गुस्सा ही आएगा उसको तो ससुर पर। अब ससुर पर गुस्सा आएगा, ये बात उमादेव को पता चल रही है कि वो मेरे पिताजी से गुस्सा है, तो उमादेव और मालदेव के बीच में जो है संबंध बिगड़ जाते हैं। तो ये देखिए, कहते हैं ना कि इतिहास दोहराया जाता है, तो हमारे यहाँ पर भी जो है इतिहास दोहराया जा रहा है। मूवियों में वही चीजें दिखाई जा रही है जो पीछे घटित हो चुकी है कहीं ना कहीं। तो आप इंडियन मूवी के अंदर ये सीन देखते हैं, ठीक है। फिर देखिए, वह रूट करके फिर क्या होता है कि जोधपुर से अजमेर के तारागढ़ में जो है रहती है, और वह इतिहास में वहीं से फिर रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, ठीक है। मालदेव ने मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव, कौन है मेड़ता यानी नागौर, वहां के वीरमदेव है राजकुमार, और बीकानेर के हैं राव जैतसी पर आक्रमण किया, ठीक है, 1542 में, और उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। किसने? मालदेव ने। तो मेड़ता के हैं वीरमदेव, उनको हराया, बीकानेर के हैं राव जैतसी, उनको भी हराया, और दोनों के राज्यों पर अधिकार किसने कर लिया? तो राव मालदेव ने अधिकार कर लिया। वीरमदेव और राव जैतसी दोनों के दोनों शेर शाह की फिर क्या हो जाएंगे? शरण में चले जाएंगे। किसकी शरण में चले गए? शेर शाह की शरण में चले जाते हैं। और 1539 और 40 ईस्वी में शेर शाह के हाथों पराजित होकर के हुमायूं जो है वो दर बदर भटक रहा था। अब देखिएगा आप यहाँ पर कैसे दुश्मन का दुश्मन जो है अपना दोस्त बन जाता है, वो चीज यहां निकल कर आएगी। अब वीरमदेव और राव जैतसी दोनों किसके दुश्मन है? मालदेव के, क्योंकि मालदेव ने उनसे अपने अधिकार छीन लिए, और वो कहां चले गए हैं? अब शेरशाह के पास। शेरशाह सूरी क्या करेगा? तो ये दोनों जो है मालदेव की वहां पर बुराई करेंगे, उसके राज खोलेंगे और उसको बताएंगे कि कैसे हम अटैक वगैरह कर सकते हैं। वही सेम चीज दूसरी जगह और हो रही है। क्या? दूसरा ये हो रहा है कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया है, तो अब हुमायूं जो है वो दर बदर भटक रहा है, जिस प्रकार से राव वीरमदेव और राव जैतसी घूम रहे थे, ठीक है। अब और कौन घूम रहा है? हुमायूं। अब वो दोनों पहुंच गए शेरशाह सूरी के पास। हुमायूं किसके पास आएगा? तो हुमायूं जो है वो मालदेव के पास आएगा, और हुमायूं जो है वो मालदेव को सहायता का संदेश भेजता है, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार जो है वो स्वयं होने वाला है। तो इसलिए इसने किसको सपोर्ट करा? हुमायूं को। तो देखिए, हुमायूं और मालदेव की दोस्ती हो गई, उधर वीरमदेव और राव जैतसी की दोस्ती हो गई शेरशाह सूरी से। अब दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त बन रहा है, तो आखिर में जाकर के फाइटिंग तो होगी ही होगी। तो यहां पर जो है फिर 1543-44 ईस्वी में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। अब जो ये आक्रमण जब करेगा, तब शेरशाह सूरी क्या करेगा कि यहां पर कुछ चालाकी कर देगा, यानी एक कहते हैं ना विश्वासघात टाइप की चीज करेगा। क्या करेगा कि शेरशाह की धूर्तता धूर्तता ने मालदेव और उसके सेनानी, जो सेनापति थे, उनके बीच में अविश्वास उत्पन्न कर दिया। अब धूर्तता का मतलब है कि उसकी एक चालबाजी की वजह से, उसके ऐसे किसी बिहेवियर की वजह से जो है मालदेव और मालदेव के सेनापति के बीच में क्या हो जाती है? तो उनके बीच अनबन हो जाती है। यानी मालदेव को जो है वहां पर ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि मालदेव को यह शक होता है कि उसके सेनापति शेरशाह सूरी के साथ मिल चुके हैं और मुझे हरा करके मुझे बंदी बना लेंगे। तो अब मालदेव क्या करेगा? वो अपने सेनापतियों को छोड़ करके, उस युद्ध भूमि को छोड़ करके भाग जाएगा। वहां से क्या होगा? दूसरी जगह चला जाएगा बचने के लिए, ठीक है। और वही चीज यहां पर
हो जाती है और मालदेव ये गलती कर देता है कि वहां से मैदान छोड़ देता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ये उसकी क्या थी, शेरशाह सूरी की चाल थी, उसकी एक धूर्तता थी, ठीक है। और उसके सेनापति है जयंता और कूपा। वो जयंता और कूपा दोनों जो है पूरे अपने राष्ट्र के लिए इतने समर्पित थे कि उन्होंने मालदीव तो देश है भाई, मालदीव के जाने के बावजूद भी जो है शेरशाह सूरी से युद्ध लड़ा, क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार से कोई शेरशाह सूरी से जो है समझौता नहीं किया था। ये तो केवल एक गलतफहमी फैलाई गई थी। और जनवरी 1544 में जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, उसमें शेरशाह सूरी से युद्ध कौन करता है, जयंता और कूपा, और वो दोनों बेचारे जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वहां पर अगर मालदेव होता तो उस जमाने का इतिहास जो है कुछ और ही होता, और हो सकता है कि शेरशाह सूरी का नाम इस युद्ध के बाद में कहीं इतिहास में देखने को नहीं मिलता। लेकिन उसकी चालाकी की वजह से, और जैसा कि अंग्रेजों ने तो क्या करा था, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, ऐसे ही आजकल के वर्तमान के भी नेता जो है इसी चीज को, परिपाटी को फॉलो करते हैं, अपनी जातिगत व्यवस्थाओं को बिगाड़ते हैं, अपनी जातियों के नाम पर वोट मांगते हैं, या फिर ये धर्म और उसके नाम पर। तो इन चीजों से ऊपर उठिए मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर यही आपको इतिहास के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि देखिए यहाँ पर जयंता और कूपा और मालदेव अगर तीनों इस युद्ध में होते तो शेरशाह सूरी यहीं पर जो है हो सकता है कि इतिहास में अपना नाम गवा देता। और इसी चीज को देखते हुए शेरशाह सूरी ने यह बात कही थी कि देखिएगा, कि उनकी वीरता से प्रभावित होकर कहता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, यानी एक मुट्ठी केवल बाजरा, यानी कि इसका मतलब है कि केवल एक छोटे से मारवाड़ के लिए मैं जो है पूरे के पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, क्योंकि वो दिल्ली का शासक है, और जो दिल्ली का शासक है वो बादशाह है, मतलब हिंदुस्तान का पूरा मालिक गिना जाता था उस जमाने में। अब लेकिन यहां पर उसे ये शक हुआ कि भाई मारवाड़ को, एक केवल छोटे से मारवाड़ को प्राप्त करने के लिए मैं ऐसे लोगों से, जयंता और कूपा जैसे लोगों से, मालदेव जैसे वीर से जो है लड़ने आ गया। और उसको डर लगा, उसको ऐसा लगा कि हो सकता था कि ये तो मालदेव चला गया, वरना मैं यहां मारा जाता और पूरी की पूरी बादशाह खो देता मैं। तो सोचिए दोस्तों, इस इतिहास से सीखिए कुछ चीजें। ये इतिहास जो है केवल पढ़ने के लिए नहीं है, इसे समझने की कोशिश करिए, इसे जो है अपने जहन में उतारने की कोशिश करिए। कहते हैं ना कि अच्छी बातें पढ़ लेने से, अच्छी किताबें पढ़ लेने से आदमी नहीं सुधरता है, उन किताबों को पढ़ने से, उन अच्छी आदतों को अपने जहन में लाने से, अपने डेली रूटीन में लाने से जो है आप एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उभर कर बाहर आते हैं। तो ये यहाँ पर इतिहास कुछ हमें सिखा रहा है, इस चीजों को ध्यान रखिएगा। शेरशाह सूरी की फिर मृत्यु हो जाती है 1545 में, और उसके बाद में मालदेव ने वापस से जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर और मेड़ता पर जो है पुनः अधिकार कर लिया। और 1562 के अंदर मालदेव की भी फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो देखिए, जो मालदेव इतना वीर था, जो जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर, मेड़ता, उधर अपन ने देखा था बीकानेर वगैरह, इतना आसपास की चीजें जीत ली थी, तो उसके लिए जो है शेरशाह सूरी को हराना कोई छोटी बात नहीं होती। वो शेरशाह सूरी को हरा सकता था, कोई उसके लिए बड़ी बात नहीं थी, शेरशाह सूरी को वो हरा सकता था। केवल एक यहाँ पर जो है देखिए, आप मतलब कहते हैं ना, चालक जो है चलने के कारण जो है वो वहां पर अपने जयंता और कूपा जैसे वीर जो सेनापति थे उनको छोड़ करके जो है वो चले जाते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी भी चीज पर आंखें बंद करके दोस्तों विश्वास नहीं करें, हमेशा चीजों को सही तरीके से परखें, उसके बाद में विश्वास करें। चलिए, ये थे राव मालदेव, और मैंने आपको जो है राव मालदेव के साथ साथ में कुछ जीवन की भी कुछ जो है आपको चीजें बताई है, जिन्हें आपने वास्तविक जीवन में अगर आप गुजारे जो है अंदर अपने शरीर में उतारेंगे, अपने मन मस्तिष्क में इन चीजों को घुसाएंगे तो आपको फायदा होगा। अब राव मालदेव के बाद में आते हैं राव चंद्रसेन, और ये मारवाड़ के महाराणा प्रताप है भाई। जैसे हम मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं पर जो है राव चंद्रसेन को इस प्रकार से नहीं उजारा गया, और इसी वजह से जो है राव चंद्रसेन का नाम नहीं हुआ। वरना मारवाड़ के अंदर अगर बात की जाए तो जैसे मेवाड़ के प्रताप फेमस है, जिस प्रकार से मेवाड़ के प्रताप की वीरताओं की बात की जाती है, उनको जो है एक सम्मान दिया जाता है, उसी प्रकार से मारवाड़ के अंदर भी एक वीर सेनापति मतलब जो है सैनिक शासक हुए हैं। और
जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी, उसी प्रकार से मारवाड़ के अंदर भी राव चंद्रसेन एक ऐसा शासक है जिसने कभी जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। और इसीलिए जो है राव चंद्रसेन को मारवाड़ के महाराणा प्रताप कहा जाता है। तो देखिएगा, इनका कार्यकाल है 1562 से लेकर 1581 तक। राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से जो है अप्रसन्न होकर, राम जो थे इनके सबसे बड़े पुत्र थे, किसके? मालदेव के। लेकिन वो उनसे खुश नहीं थे, उन पर जो है नाराजगी रहती थी किसी बात को लेकर। उन्होंने उन्हें जो है राज्य से निर्वासित कर दिया था। और इनके अपने दूसरे पुत्र थे जो थे उदय सिंह। उदय सिंह ने भी मालदेव जो है खुश नहीं था, इसलिए उसे भी जो है अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अंततः चंद्रसेन जो है वो मालदेव का उत्तराधिकारी बना, और जो कि उसका तीसरा पुत्र था। तो देखिए, कहते हैं ना कि किसी किसी के जीवन में राजयोग लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पर राव चंद्रसेन के जीवन में राजयोग लिखा हुआ था, इसलिए सबसे बड़ा बेटा भी जो है राज्य से निर्वासित कर दिया जाता है, दूसरे वाले को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता, और तीसरे नंबर पर राव चंद्रसेन है, उसे उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। ठीक है। अब चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना भी करना पड़ा। 1564 ईस्वी में राम सहायता लेने के लिए जो है अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने हुसैन कुली खा, क्या? अकबर ने जो है हुसैन कुली खा के नेतृत्व में एक सेना भेज करके जोधपुर पर अधिकार कर लिया था 1564 में। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा था, लेकिन अकबर का उसके भाइयों जो कि है राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देख करके उसने जो है क्या किया था, नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। और राव चंद्रसेन जो है वो इस प्रकार से कभी भी फिर अकबर की जो है अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, और इसीलिए इन्हें जो है कहा जाता है कि ये अपने महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक थे, या ये कह सकते हैं मारवाड़ के महाराणा प्रताप है। इस प्रकार की उपाधियां जो है कई प्रकार की किताबों में अलग अलग देखने को मिलती है। ठीक है। चलिए, तो अगर आपको कभी भी जो है प्रश्न के अंदर मेवाड़ के महाराणा प्रताप की और मारवाड़ के महाराणा प्रताप से रिलेटेड कोई चीजें पूछी जाती है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है। चलिए, एक सेकेंड। चलिए, तो राव चंद्रसेन के बाद में नेक्स्ट हमारे पास में फिर देखिए 1564 में जोधपुर को छोड़ने के बाद में राव चंद्रसेन ने कुछ समय तो बांद्रा जूंद में रह करके मुगलों का जो है फौजी का मुकाबला किया। किसका? मुगलों की जो फौज थी उसका मुकाबला किया। परंतु जब मुगल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो वह वहां से हट करके उसने सिवाना में अपना मोर्चा फिर लगाया। ठीक है, या मोर्चा बनाया। सिवाना का गढ़ और पहाड़ी बाग दुर्गम थे। वहां जब चंद्रसेन का पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। अब यहाँ पर जो राव चंद्रसेन के कुछ समर्थक हैं जिनके नाम आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि कई बार पूछ लिए जा सकते हैं, जैसे कि रावल सुखराज, सुजा और देवीदास, ये थे चंद्रसेन के साथी। और मुगल सेनाओं ने क्या करा फिर, जो ये सुखराज है, देवीदास है, इनको जो है जगह जगह पर खूब खदेड़ा, और इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई। ठीक है, और जिससे तंग आकर के वह रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। कौन? राव चंद्रसेन जो है फिर भाई भादराजून की पहाड़ी में गए, वहां से परेशान हुए, तो फिर सिवाना गए, वहां से परेशान किया, तो रामपुरा चले जाते हैं। यह जानकर के कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था, बादशाह ने सेना में वृद्धि कर दी। अब भाई पता चला, उन्होंने भी सोचा राव चंद्रसेन ने की छोटी सी सेना है, मुझे क्या ढूंढेगी। तो सैनिक जो राजा था अकबर था, उसने भी ये सोचा कि अच्छा तुम जो है छुप सकते हो, हम भी हमारी बड़ी सेना जो है भेज सकते हैं। तो उन्होंने
और सेना में वर्दी कर दी। फिर भी चंद्रसेन हाथ न आ सका और सिवाना से निकलकर चंद्रसेन जो है वो पीपलोद और वहां से काणुजा के पहाड़ों में चला गया और आसपास लूट खसोट आरंभ कर दी। किसने? राव चंद्रसेन ने। इस नीति से मारवाड़ में लोग अप्रसन्न हो गए और ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़ करके सिरोही और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शरण लेनी पड़ी। तो राव चंद्रसेन मारवाड़ के अंदर जो है एक शासक के रूप में थे, लेकिन फिर वहां से जो है उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी, तो वो बादराजुन की पहाड़ी में गए, बादराजुन की पहाड़ी से परेशान होकर सिवाना गए, सिवाना से परेशान होकर रामपुरा गए, रामपुरा से परेशान होकर के फिर वो जो है अपने आगे बढ़ते गए और फिर जो है वहां की जो मारवाड़ की जनता थी वो उनसे परेशान थी, तो वो वहां से निकल करके फिर पीपलोद आते हैं, पीपलोद से कानुजा के पहाड़ियों में आते हैं, आसपास लूट खसोट करते हैं और फिर वहां से जो है सीधा ही ये मारवाड़ वाला पूरा भाग ही छोड़ देते हैं और सिरोही जिले में आते हैं, मतलब राजस्थान एकेडमी सिरोही वालों के पास आते हैं, हमसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और हमें कहते हैं कि आप जो है देश के लिए हमारे विद्यार्थियों को जो है तैयार करना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना, हम तो जो है देश के लिए कुर्बान होने जा रहे हैं। और इस प्रकार से फिर राव चंद्रसेन सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शरण लेना शुरू करते हैं और वहीं पे फिर इनका अंत। फिर भी मुगल सेना ने जो है उसका पीछा नहीं छोड़ा और इस प्रकार निरंतर मुगलों से चंद्रसेन जो है वो क्या करते रहते हैं, चंद्रसेन संघर्ष करते रहते हैं और 1582 में अपनी मृत्यु तक इसे जारी रखा। और विश्वेश्वर नाथ रेऊ, कौन? विश्वेश्वर नाथ रेऊ जो है उन्होंने तो चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है और जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण से चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। तो ये सब चीजें मैंने आपको भी बताई दी थी कि मारवाड़ का इन्हें जो है प्रताप कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, यहाँ पर इसमें से ज्यादा कुछ याद रखने वाली बात नहीं है, याद यही रखना है राव चंद्रसेन के साथी कौन थे। तो एक तो है रावल सुखराज, एक है सूजा और एक है देवीदास। दूसरा ये याद रखना कि वो मारवाड़ को छोड़ करके फिर सिरोही भी आते हैं, डूंगरपुर भी आते हैं, बांसवाड़ा भी आते हैं। ठीक है, चलिए। और इनकी तुलना महाराणा प्रताप से कौन कर रहा है? तो विश्वेश्वर नाथ रेऊ जो है वो इनकी तुलना कर रहे हैं। ये जैसे आरएएस मेंस का एग्जाम हो और वहां पर अगर आप चंद्रसेन की कहीं बात आ रही हो तो आप ये कोट कर सकते हो कि भाई विश्वेश्वर नाथ रेऊ ये कह रहे हैं, तो उससे क्या एक इंप्रेशन जाता है कि अच्छा इनको ये भी पता है कि किसने इनकी तुलना करी है। ठीक है, चलिए। इसके बाद में मोटा राजा उदय सिंह, ठीक है, जिनका कार्यकाल 1583 से लेकर 95 ईस्वी तक रहता है। 1581 से लेकर 83 तक तो जो है मध्य मारवाड़ जो है खालसा यानी कि सीधे ही दिल्ली दरबार के अंडर में था। ठीक है, सीधे केंद्र के अधीन क्षेत्र रहा था। कब? तो जब 81 में भाई चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है उसके बाद से लेकर 83 तक जो है ये खालसा भूमि के रूप में घोषित होता है मारवाड़। फिर 1583 ईस्वी में उदय जो अकबर है वो उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक बना देता है। और ये उदय सिंह कौन है? ये उदय सिंह वही है जो रावचंद्र सेन के भाई थे। ठीक है, इनको जो है वो बना दिया जाता है, इनको एक उपाधि दी जाती है मोटा राजा की, ये ध्यान रखना। फिर उदय सिंह ने 1587 में यानी 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री थी जोधा बाई, जिसे अपन जगत गुसाई भी कहते हैं। क्या? जगत गुसाई, उसका विवाह जो जहांगीर है उसके साथ किया। और खुर्रम जो है वो जहांगीर की इसी पत्नी यानी जोधाबाई का ही पुत्र था। कौन? खुर्रम, जो कि आगे जाकर के भी शाहजहां बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को जो है 1000 का मनसबदार जो है बनाया गया था। तो मोटा राजा उदय सिंह जो है वो उदय सिंह है बेसिकली चंद्रसेन का भाई, जिसे 1583 में फिर जो है शासक बना दिया जाता है। 95 तक ये रहता है। 87 में ये अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह किससे करवा रहा है? जहांगीर से करवाता है। और जहांगीर का फिर पुत्र कौन होगा? इन्हीं दोनों के पुत्र होगा खुर्रम। ठीक है, इसे 1000 का मनसबदार दिया जाता है, इसे एक उपाधि दी गई थी मोटा राजा की। इसके बाद में आता है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। और महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में अपन अगली क्लास के अंदर बात करेंगे, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि एक साथ जो है अगर आज ही सब कुछ पढ़ लिया तो भैया कल क्या पढ़ेंगे। तो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में अपन
कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।